नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास। स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पॉलिटी पाठशाला पर। आज का हमारा ये जो लेक्चर रहने वाला है, यहाँ पे हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, मौलिक कर्तव्यों के बारे में, कि एक देश का नागरिक होते हुए हमारे क्या मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा कब और कैसे बने, और मौलिक कर्तव्यों की रिक्वायरमेंट क्यों है, मौलिक कर्तव्य हमें ज़रूरी क्यों है, हमें चाहिए क्यों। तो इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती क्या हैं। सो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, अगर हम आसान शब्दों में इसको समझने की कोशिश करें कि मौलिक कर्तव्य क्या है, मौलिक कर्तव्य का मतलब क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो मौलिक कर्तव्य होते हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं, वो एक नागरिक की, एक इंडिविजुअल की, जो कि किसी देश का नागरिक है, उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। यानी कि देश का नागरिक होने के नाते, सिटीजन होने के नाते, एक इंडिविजुअल की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। उनको ही हम मौलिक कर्तव्य कहते हैं, उनको ही हम फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। इन जिम्मेदारियों को भारत की सरकार ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना दिया। तो इस तरह से मौलिक कर्तव्य जो है वो क्या बन गए, वो एक संवैधानिक और नैतिक दायित्व बन गए। यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो बन गई हमारी मोरल और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस। संविधान द्वारा वो नैतिक दायित्व जो बताए जाते हैं देश के सभी नागरिकों को, कि नागरिक होने के नाते उन्हें किन किन जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। अब ये जो मौलिक कर्तव्य होते हैं, ये देश हित में होते हैं। इनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता है, ये स्वहित के लिए नहीं होते हैं, ये देश हित में होते हैं, नेशनल इंटरेस्ट में होते हैं, राष्ट्र के हित में होते हैं। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो अनुच्छेद 51 ए है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 51 ए, उसके अंदर हमें हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज देखने को मिलते हैं, जो कि संविधान के भाग 4 ए का हिस्सा है। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 22 पार्ट में डिवाइडेड है। 22 में से जो चौथा पार्ट है, पार्ट 4, पार्ट 4 ए में मल्टीपल जो है कि आर्टिकल्स हैं। तो उन आर्टिकल्स में जैसे जो आर्टिकल 51 ए है, उसके अंदर हमारे ये सारे फंडामेंटल ड्यूटीज लिखे हुए हैं कि देश का नागरिक होने के नाते हमें किन किन दायित्वों को, किन किन ड्यूटीज को निभाना है, कौन कौन सी ड्यूटीज हमारी हैं, जो संविधान हमें बताता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो आसान शब्दों में आप कह सकते हैं, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है देशभक्ति को बढ़ावा देना। यानी कि नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद जो है, उसको प्रमोट करना, उसको प्रोत्साहित करना, लोगों के अंदर देश के प्रति प्यार बना रहे, लोगों के प्रति देश के प्रति लोगों के अंदर देश के प्रति जिम्मेदारियां जागृत रहें। यानी कि वो उन्हें उन्हें मालूम रहे, उन्हें पता रहे, वो अवेयर रहें इस चीज़ को लेकर के कि बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया उन्हें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। इसके साथ ही जो नेशन की यूनिटी है, देश की जो एकता है, राष्ट्र एकता, उसको भी बाइंड अप करने में, उसको भी एक तरीके से बनाए रखने में, कंटिन्यू रखने में, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो हेल्प करती हैं। ठीक। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज और हमारे फंडामेंटल राइट्स, इन दोनों में डिफरेंस है, ये दोनों एक नहीं है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम पिछले कुछ वीडियोस में देख चुके हैं, आगे उस पर डिटेल वीडियो भी हम एक तरीके से बनाएंगे। बट यहाँ पे आपको ये मान के चलना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, वो दोनों एक नहीं हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, इस तरह से बनाया गया है कि वो एक बैलेंस्ड सिस्टम इस्टेब्लिश करती है सोसाइटी के अंदर। और साथ ही साथ अधिकार, यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं और जो मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड द फंडामेंटल राइट्स, इन दोनों के बीच में वो बैलेंस क्रिएट करता है। क्या? फंडामेंटल ड्यूटीज। इस तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज का मेन ऑब्जेक्टिव हमारे सामने जो निकल के आता है वो है देश हित, राष्ट्रहित, राष्ट्रवाद और देश की यूनिटी, राष्ट्र की एकता। अगर हम बात करें अभी की, तो भारत के संविधान में अभी 11 मौलिक कर्तव्य हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51 में लिखे हुए हैं। इनमें कुछ हैं जैसे कि कंट्री के फ्लैग की रिस्पेक्ट करना, देश के झंडे का सम्मान करना, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाना, पब्लिक प्रॉपर्टीज को कोई हार्म ना पहुंचाना,
वगैरह वगैरह। तो अभी इनको डिटेल में हम आगे देखेंगे कि ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी कौन कौन सी हैं। लेकिन ये 11 होने से पहले 10 थी। सन 2002 में 2002 में हमारे पास सिर्फ 10 ही फंडामेंटल राइट्स थे। 2002 में भारत के संविधान में एक अमेंडमेंट किया गया, एक संशोधन किया गया। उस संशोधन के बाद देश के संविधान में 10 से 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई। एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड कर दिया गया 2002 में। वो था आपका कॉन्स्टिट्यूशन का 86th अमेंडमेंट, 86वां संवैधानिक संशोधन। कौन सा कर्तव्य जोड़ा गया? जो कर्तव्य जोड़ा गया, जो ड्यूटी ऐड की गई, वो थी शिक्षा के अवसर की ड्यूटी, यानी कि अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन। ठीक। हालांकि जो एजुकेशन का राइट है वो हमारा फंडामेंटल राइट भी है, बट फिर भी इसको बहुत ज़्यादा व्यापक तरीके से यूनिवर्सली दूर दूर तक पहुंचाने के लिए, देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए, ताकि कोई भी इससे अछूता ना रह जाए, किसी को भी इसका इससे जो है कि अपने आप को बचा के ना रखना पड़े, या फिर कोई इससे बच ना जाए। इस वजह से शिक्षा को दूर दूर तक फैलाने के लिए, सब तक उसकी पहुंच बढ़ाने के लिए इसको फंडामेंटल ड्यूटी में ऐड कर दिया गया। इसके साथ ही जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारी, ये काम करती हैं एक तरीके से, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उनका मेन काम तो है कि एक इंडिविजुअल की नागरिक होने के नाते जो जिम्मेदारियां हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, उनको प्रोत्साहन मिले, वो प्रमोट हो। और एक इंडिविजुअल भूले ना कि वो देश का नागरिक है और उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। ठीक। इसके साथ साथ देश का नागरिक होने के नाते एक इंडिविजुअल कई बार कुछ ऐसी एक्टिविटीज में जो है कर देता है, कुछ ऐसे काम कर देता है जो उसे नहीं करने चाहिए, जिससे देश को नुकसान हो सकता है, देश के लोगों को नुकसान हो सकता है, और तमाम दूसरे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो सकते हैं। तो उन एक्टिविटीज पर, उन गतिविधियों पर जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वो अंकुश लगाती हैं, रोक लगाती हैं। यानी कि वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती हैं और हमें वो बार बार याद दिलाती हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो एक ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट करती हैं जिससे कि ऑटोमेटिकली समाज में रहते हुए हमें मालूम होता है कि कौन सी चीज़ सही है जो हम करेंगे तो देश हित में होगी, और कौन सी एक्टिविटीज़ गलत हैं जो हम करेंगे तो देश को भी नुकसान होगा और हमें भी नुकसान होगा। इस तरह से जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो ये दो काम करती हैं, उनके मेन ये दो काम हैं। ठीक है जी। कर्बिंग एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एंड एनकरेजिंग द रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप। इसके साथ साथ जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो एक तरीके से अनुस्मारक के रूप में कार्य करती हैं। दे एक्ट एज अ रिमाइंडर। अनुस्मारक का मतलब यहाँ पे रिमाइंडर से है कि वो आपको याद दिलाती है बार बार। क्या? ये याद दिलाते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज दैट द ड्यूटी एंड द राइट्स आर इनसेपरेबल। जो देश के नागरिक होने के नाते हमारे मौलिक अधिकार हैं और हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, वो दोनों इनसेपरेबल हैं, अविभाज्य हैं। अविभाज्य कैसे हैं? कहने के लिए संविधान में दोनों चीजें अलग अलग जगह पर लिखी हुई हैं, दोनों चीजों का मतलब अलग निकल के आता है, और दोनों ही चीजें यानी कि फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज जनता के लिए ही हैं, देश हित में ही हैं, लोगों के सर्वांगीण विकास यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ही है। लेकिन फिर भी दोनों में डिफरेंसेस होने के बाद भी दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। कैसे कनेक्टेड हैं वो हम आगे समझेंगे, बट अभी हमें ये मान के चलना है कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग तो हैं, दोनों एक चीज़ें एक दूसरे से डिफरेंट हैं, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड भी हैं। ठीक है जी। आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी भी हुई हैं। इसके साथ ही सवाल आता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो हमारी जिंदगी का या हमारे देश के संविधान का हिस्सा कैसे बनी। 1976 से पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या इंडिया में फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज का, ये हमने रशिया से अडॉप्ट किया है। रशियन कॉन्स्टिट्यूशन और रशियन पॉलिटी को देखते हुए वहाँ से हमने एक तरीके से प्रेरणा ली है। वहाँ से हमने अपने आप को मोटिवेट करके इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया। 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुआ। 42nd अमेंडमेंट जो है वो इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में सबसे बड़ा अमेंडमेंट है।
42nd अमेंडमेंट में देश के संविधान में बहुत सारे बदलाव हुए। इवन इतने बदलाव हुए 42nd अमेंडमेंट में, इतने सारे चेंजेस किए गए देश के संविधान में कि 42nd अमेंडमेंट को, 42वें संशोधन को ही एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, सूक्ष्म संविधान बोला जाता है। बहुत सारे बदलाव किए गए थे। उन बदलावों में से एक बदलाव ये भी था देश के संविधान में जो हुआ कि आर्टिकल 51 ए संविधान में जोड़ा गया। और क्यों जोड़ा गया? क्योंकि इस आर्टिकल के थ्रू ही देश के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज को जगह दी गई। 1976 से पहले देश में, देश के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य नहीं थे। 76 में ही संविधान का हिस्सा उनको बनाया गया 42वें संशोधन के थ्रू। और 42वें संशोधन के थ्रू भी जो इसकी सिफारिश की थी, वो सिफारिश की थी स्वर्ण सिंह समिति ने। ठीक है जी। स्वर्ण सिंह समिति, एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी को कुछ काम दिए गए थे। उन कामों में जो सबसे जरूरी चीज थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, वो ये थी कि 1976 में हमें पता है कि देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। इंदिरा गांधी की सरकार थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी बेसिकली, और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। तो फंडामेंटल ड्यूटीज को उसी टाइम पीरियड में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने के लिए बेसिकली हुआ क्या था, अगर हम इन शॉर्ट, कहानी तो बहुत बड़ी है, अगर इन शॉर्ट आप उसको समझना चाहें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि देश में आपातकाल चल रहा था, लोगों के पास अधिकार थे, अधिकार सारे आपातकाल के दौरान हटा दिए जाते हैं, उनका वायलेशन हो जाता है, सरकार उनको खत्म कर सकती है। कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको नहीं किया जाता, बट मैक्सिमम फंडामेंटल राइट्स खत्म कर दिए जाते हैं। ऐसे में गवर्नमेंट को ऐसा भी लगा कि लोगों के अधिकारों के साथ साथ लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि देश का नागरिक होने के नाते उनकी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं, उनके कर्तव्य क्या क्या हैं। तो उन कर्तव्यों को ऐड करने के लिए कि वो कर्तव्य कौन कौन से होने चाहिए, देश का नागरिक होने के नाते एक नागरिक की देश के प्रति क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, क्या ड्यूटीज होनी चाहिए, इन चीज़ों की लिस्ट बनाने के लिए, छानबीन करने के लिए, क्योंकि कर्तव्य तो बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है। देश के अंदर, दुनिया के अंदर तो हजारों लाखों अच्छी चीज़ें हैं जो एक इंडिविजुअल के अंदर होनी चाहिए, लेकिन सबको कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं बना सकते। तो ऐसे में तत्कालीन गवर्नमेंट ने, जो कि इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी को ये काम दिया गया कि भैया आप लोग जांच पड़ताल कीजिए, अध्ययन कीजिए, रिसर्च कीजिए, और ये पता लगाइए कि देश के संविधान में अगर हमें मौलिक कर्तव्य जोड़ने हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करनी है, तो वो कौन कौन सी होनी चाहिए। ठीक। तो एक कमेटी बनाई गई। कमेटी की अध्यक्षता, यानी कि उसके जो डायरेक्टर थे, जो उसको लीड कर रहे थे, वो थे स्वर्ण सिंह। स्वर्ण सिंह भी कांग्रेस के ही एक लीडर थे। उनकी अध्यक्षता में इस कमेटी ने जांच पड़ताल करी, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी स्टडी किया, तमाम दूसरे देश के संविधानों की भी छानबीन करी, और रिसर्च के बाद उन्होंने 10 मूल कर्तव्य, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज निकाले, और उसकी सिफारिश करी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कमेटी के सामने। जो कमेटी, जो देश के संविधान में संशोधन करने का काम कर रही थी, हालांकि वो सरकार का ही काम होता है, संसद करती है, बट उसके लिए कमेटीज बनाई जाती हैं। तो उनको इन्होंने सिफारिश करी कि ये कर्तव्य होने चाहिए, और उस तरह से ये कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की जो सिफारिश थी, उनकी जो रिकमेंडेशन थी, उसको वैल्यू दी गई, उसको मान्यता दी गई, और उसके बाद संविधान में संशोधन करके 42nd अमेंडमेंट के बाद इनको संविधान में जोड़ दिया गया। लेकिन यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है कि देश के संविधान में उस समय 10 ही मूल कर्तव्य ऐड किए गए थे। 11वां जो मौलिक कर्तव्य था, 11वीं जो फंडामेंटल ड्यूटी है, वो 2002 में 86th अमेंडमेंट के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई। तो इस तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो देश के संविधान का हिस्सा बने। इससे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई कॉन्सेप्ट इंडिया में था ही नहीं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये जो अधिकार हैं और जो ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल वैल्यूज, ये दोनों बहुत ब्रॉड लेवल पे एक दूसरे से डिफरेंट भी हैं, और एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड भी हैं। उन सबको अभी समझना तो मुश्किल है। आप ये समझ सकते हैं कि अगर हम एक बहुत कॉमन, बेसिक, इंपॉर्टेंट डिफरेंस की बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक कर्तव्य हैं,
उनको लागू करना अनिवार्य है। उनको कोर्ट द्वारा लागू किया जा सकता है, आप उसके अगेंस्ट काम होने पर अदालत जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज कोर्ट द्वारा लागू नहीं होते, जुडिशरी द्वारा लागू इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। उनके अगेंस्ट काम होने पर जाने पर आप डायरेक्ट कोर्ट नहीं जा सकते, हाँ केस कर सकते हैं, डायरेक्ट कोर्ट नहीं जा सकते हैं। फंडामेंटल के केस में ऐसा नहीं है, आप डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं। उसके साथ ही फंडामेंटल ड्यूटीज लागू करना या फिर एक इंडिविजुअल के लिए मानना, सरकार या फिर स्टेट गवर्नमेंट या सेंटर गवर्नमेंट कानून बना करके फंडामेंटल ड्यूटीज को आपके ऊपर थोप नहीं सकती है। ठीक है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स, उनका वायलेशन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। फंडामेंटल ड्यूटीज को तो कई बार वायलेट भी कर दिया जाता है। इवन हम भी और आप भी रोजमर्रा की जिंदगी में फंडामेंटल ड्यूटीज को कई बार अवॉइड कर देते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिए जाते। लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इनके अंदर। फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कभी नहीं किया जा सकता, उनको वायलेट कभी किसी कीमत पे नहीं किया जा सकता। जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो वायलेट होते रहते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे विधायिका जो है, हमारी हमारी जो लेजिस्लेचर है, हमारी जो संसद है, संसद को ये अधिकार दिया गया है कि वो फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए जरूरत पड़ने पर कानून बना सकते हैं। और अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटी बहुत ज़्यादा वॉयलेट हो रही है और उसकी वजह से बहुत नुकसान, बहुत दिक्कत, परेशानी, समस्या हो रही है, तो सरकार उस फंडामेंटल ड्यूटी को कानून बना करके लागू कर सकती है, या फिर उसके फेवर में कोई लॉ बना सकती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि अभी हम देखते हैं कि जितने भी सिनेमा हॉल्स हैं, मूवी हॉल्स हैं, जहाँ पे मूवीज चलती हैं, वहाँ पे कोई भी मूवी शुरू होने से पहले अब राष्ट्रगान बजता है, उसको अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि राष्ट्रगान का सम्मान करना पहले क्या था, राष्ट्रगान का सम्मान करना हमारा हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, देश का नागरिक होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम नेशनल एंथम राष्ट्रगान का सम्मान करें। लेकिन बीच में कुछ ऐसे केसेस आए थे जिसमें ये दिख रहा था कि लोग जानबूझकर इसको वॉयलेट कर रहे हैं, लोग जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे कि ये प्रूव हो रहा है, ये दिख रहा है कि भैया उनके दिल में देश के राष्ट्रगान के लिए इज्जत नहीं है और वो उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहे हैं। तो मजबूरन सरकार को कानून बनाना पड़ा इसके लिए, और अब ये एक ऑफेंसिबल एक्ट बन चुका है। ठीक। तो इस तरह से ये चेंजेस किए जा सकते हैं, लेकिन ड्यूटीज को फिर भी पूरी तरह से थोपा नहीं जाता है देश की जनता के ऊपर। नाउ, अब हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारी 11 हैं, वो कौन कौन सी हैं और क्या है। इनको बहुत ज़्यादा डीप एंड डिटेल में नहीं पढ़ना है क्योंकि बहुत बेसिक सी चीज़ है। जैसे कि हम अगर देखें तो जो सबसे पहला फंडामेंटल ड्यूटी हमारे सामने आता है हमारा, वो है संविधान का पालन करना, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना, कॉन्स्टिट्यूशन की बात मानना, कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करना, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाकर, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई काम ना करना, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट देना, उनको उनके लिए हीन भावना ना रखना, या फिर किसी तरीके की कोई ऐसा काम ना करना जिससे नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग की बेइज्जती हो। जो दूसरा फंडामेंटल ड्यूटी है वो है स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि जो हमारी फ्रीडम फाइट थी, जो फ्रीडम स्ट्रगल था देश की आज़ादी के लिए, फ्रीडम फाइट ने, फ्रीडम स्ट्रगल ने हमें बहुत सारी वैल्यूज दी हैं, हमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए हैं, बहुत सारे आदर्श, बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं। उनको हमें फॉलो करना है, उनको हमें मानना है। इवन जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम यानी फ्रीडम फाइट में, फ्रीडम स्ट्रगल में अपना बलिदान दिया है, और एक तरीके से देखा जाए तो देश के लिए, देश की जनता के लिए बहुत कुछ किया है, उनको भी रिस्पेक्ट करना, ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी का हिस्सा है। इसके साथ ही इंडिया की जो सॉवरेनिटी है, यहाँ की जो एकता है, यहाँ की जो यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, उसको उसको एक तरीके से सेफ रखना, उसकी रक्षा करना। रक्षा कैसे करना? कोई भी ऐसा काम ना करना, कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करना जिससे कि भारत की संप्रभुता यानी यहाँ की सॉवरेनिटी खत्म हो, यहाँ की यूनिटी खत्म हो, इंटीग्रिटी खत्म हो। और अगर कोई बाहर का बंदा, दूसरा बंदा इन चीजों को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, कोई ग्रुप ऑफ पीपल, कोई इंडिविजुअल, कोई कंट्री, कोई सोसाइटी, तो उसके अगेंस्ट
कंप्लेंट करना या उसके अगेंस्ट फाइट बैक करना, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। इसके साथ ही देश की रक्षा करना और देश की सेवा के लिए जो हो सके वो करना। ठीक है। जैसे हम बहुत अगर आसान लेवल पे आसान आसान शब्दों में इसको समझना चाहें तो देश के लिए सेवा देना यानी कि जो भी आप कर सकते हैं, आप अगर किसी गरीब का पेट भर सकते हैं आप वो कीजिए, आप अपने आसपास साफ सफाई रख सकते हैं आप वो कीजिए, आप पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ रखिए, आप किसी को ऐसा काम करने से रोकिए जो देश हित में गलत है, तो वो देश की सेवा है। इसके साथ देश की रक्षा करना, कोई ऐसा काम ना करना जिससे कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो। आपस में हार्मनी और कॉमन ब्रदरहुड को प्रमोट करना यानी कि भाईचारा और सद्भाव। इसके साथ साथ महिलाओं के प्रति अपना नज़रिया ठीक करना, उनके साथ अपमानजनक चीज़ें ना करना या फिर ऐसी चीज़ों को प्रमोट ना करना जो फीमेल्स के लिए, महिलाओं के लिए उनके लिए एक तरीके से रूढ़िवादिता को प्रमोट कर रही हैं, जो ऑर्थोडॉग फिलॉसफी है उसको प्रमोट कर रही हैं। कोई भी ऐसा काम ना करना जिससे कि महिलाएं पिछड़ें, महिलाएं पीछे जाएं, वापस उनके साथ वो चीज़ें हों जो पहले हुआ करती थी आज से 100-200 साल पहले। तो उनकी उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनके लिए बात करना, फेमिनिज्म को सपोर्ट करना, महिलाओं का सशक्तिकरण करना, आपस में भाईचारे की भावना बनाए रखना, ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। इसके साथ जो हमारा कल्चर है, हमारा एक ऐसा कल्चर है जो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है लेकिन एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड भी है। ठीक है। दिल्ली का कल्चर कहने के लिए दिल्ली का कल्चर होगा लेकिन उसके कुछ पहलू, कुछ अंश, उसके कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स या छोटी छोटी चीज़ें आपको दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी दिख जाएंगी। कहने के लिए पंजाब का कल्चर है लेकिन पंजाब का फूड, पंजाब का ड्रेसिंग सेंस पूरे इंडिया में चल रहा है। साउथ का फूड, साउथ की चीज़ें पूरे इंडिया में फॉलो हो रही हैं। तो हमारा जो कल्चर है वो क्या है, वो इंटरकनेक्टेड है। कहने के लिए वो किसी एक पर्टिकुलर जगह से बिलोंग करता है लेकिन वो पूरे देश में फॉलो होता है। तो उस विरासत को, उस लेगेसी को सम्मान देना, रिस्पेक्ट करना, उसको बचा के रखना, जिससे कि देश की जो मिश्रित संस्कृति है, जो यहाँ का एक तरीके का कॉम्पोजाइट कल्चर है, वो खराब ना हो, खत्म ना हो। और बहुत बेसिक चीज़, जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारा पर्यावरण है, उसकी रक्षा करना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काम करना, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को नुकसान ना पहुंचाना, वगैरह वगैरह। और साइंटिफिक थॉट डेवलप करना, रूढ़िवादिता और ऐसी चीज़ें, ठीक है, ऐसी चीज़ें जो कि दकियानूसी चीज़ें हैं, जिनका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, वैसी चीज़ों को ना मानना, ऐसे काम ना करना जो कि वैज्ञानिक तरीके से सही नहीं है या फिर विज्ञान के हिसाब से, साइंस के हिसाब से उनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ऐसी चीज़ों पे बिलीव ना करना, अपनी सोच को बहुत ज़्यादा साइंटिफिक बनाना, वैज्ञानिक बनाना, और मानवतावाद को प्रमोट करना, ह्यूमनिज्म। ठीक है। ह्यूमनिज्म, मानवतावाद, मानवतावाद एक आइडियोलॉजी होती है जहाँ पे मानव होने के नाते, ह्यूमन होने के नाते, इंसान होने के नाते एक इंडिविजुअल के लिए जो सही है उसे वो करना चाहिए। ह्यूमन होने के नाते दूसरे ह्यूमंस के राइट्स का, उनकी वैल्यूज़ का उसको ध्यान रखना चाहिए। उस तरीके से ह्यूमनिज्म और साइंटिफिक थॉट दोनों को हमें फॉलो करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको स्प्रेड करना है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, ठीक, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ एंड सिक्योर रखना, किसी तरीके के वायलेंस क्रिएट ना करना, वायलेंस अगर कहीं हो रहा है तो उससे दूर रहना, वायलेंस को ख़त्म करने के लिए काम करना, ना कि वायलेंस को स्प्रेड करना। और इसके साथ स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सलेंस इन ऑल स्फेयर्स, यानी कि सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करना। एक देश का नागरिक होने के नाते, समाज का नागरिक होने के नाते अलग अलग तरह की फील्ड्स है ना, अलग अलग तरह के क्षेत्र हैं। अगर हम बात करें, टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन है, और इसके साथ साथ अलग अलग रिलीजन्स हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो जो डाइवर्स हैं। तो हर डाइवर्सिटी को समझने की कोशिश करना, डाइवर्सिटी को समझ करके उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करना, ना कि उससे अपने आप को पीछे करना है। उन चीज़ों को, जो डाइवर्सिटी है, जो अलग अलग हमारे स्फेयर्स हैं, जो अलग अलग क्षेत्र हैं समाज में हर चीज़ के,
चाहे वो पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो, चाहे वो जॉब से संबंधित हो, चाहे वो सोशल कल्चर से रिलेटेड हो, सभी चीज़ों के बारे में एक इतनी समझ रखना, इतनी नॉलेज रखना कि सरवाइव कर सकें और किसी का बुरा ना हो और दूसरे को कुछ सिखा सकें। इसके साथ ही ये है हमारा 11वां फंडामेंटल ड्यूटी जो कि 2002 में जोड़ा गया था। 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करना, यानी कि हमें ऐसी ऐसे काम करने चाहिए देश की सरकारों को, देश के लोगों को, कि एटलीस्ट 6 साल से 14 साल के बीच के जो बच्चे हैं किसी भी कीमत पर वो एजुकेशन से अनटच ना रह जाएं, अछूते ना रह जाएं, उनको एजुकेशन मिले, उनको एजुकेशन का अवसर मिले, उनको ऐसे सर्कमस्टांसेस, ऐसे सिचुएशन क्रिएट की जाए जिससे कि वो पढ़ लिख सकें, उनको पढ़ाई नसीब हो। ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है, इसके लिए हमें जो करना होगा हमें करना चाहिए। सो ये थी हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, और यहाँ पे ये टॉपिक जो है हमारा समाप्त होता है, खत्म होता है। हमने समझा कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हैं, देश के संविधान का हिस्सा वो कैसे बनी, क्यों बनी, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, और हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या हैं, कौन कौन सी हैं। अगर ये वीडियो आपको समझ आई हो, पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।